नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम वास्तु का ज्ञान करे कल्याण में। जनरली जब भी हम बात करते हैं वास्तु की तो हम मुख्यतः देखते हैं अपने घर को, अपने आसपास के वातावरण को हम भूल ही जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे अपने आसपास के वातावरण की और उससे जुड़े हुए प्रभाव के बारे में, और इस जानकारी को हमारे बीच ला रहे हैं आचार्य नरेंद्र बंसल जी। आचार्य जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, जब भी हम बात करते हैं वास्तु दोष के बारे में या वास्तु के प्रभावों के बारे में, तो हम बात करते हैं अपने घर में छुपे हुए वास्तु दोषों के बारे में या वास्तु के प्रभाव के बारे में। क्या आसपास का वातावरण हमारे जीवन में वास्तु के प्रभाव को लाता है? आपने बहुत सही पूछा। आसपास का वातावरण भवन में रहने वाले स्वामी को पूर्णतः प्रभावित करता है। अभी हमारी आजकल चर्चा चल रही है भूखंड के चयन के विषय में, उसमें हमने अभी आपको दिशाकरण के बारे में बताया, मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में बताया, भूमि के ढलान के बारे में बताया, और आज जो हमारे साथ आपकी चर्चा हो रही है कि उसके आसपास का क्षेत्र कैसा हो, उसका वातावरण कैसा हो। देखिए, जब भी हम कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं या कोई बना बनाया मकान खरीदने जा रहे हैं, तो इस बात को आप विशेष ध्यान पर रखें कि आपका प्लॉट या आपका मकान बराबर आपके दाएं बाएं या पीछे के मकान से छोटा ना हो। दो बड़े भूखंड के बीच में छोटा भूखंड खरीदना, दो बड़े मकानों के बीच में छोटा मकान खरीदना, ये हमेशा भवन स्वामी को नुकसान देता है, उसकी मानसिक स्थिति को खराब करता है, उसके भाग्य को दबा देता है जी। अब आप कहेंगे भाग्य को कैसे दबा देता है? भाग्य को ध्यान करें कि अगर आपके इस साइड में भी और दूसरी साइड में भी बड़ा व्यक्ति खड़ा हो तो आप छोटे दिखाई देंगे, तो आपका भाग्य दब जाता है। अतः भूखंड या प्लॉट या मकान खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका प्लॉट या आपका मकान बाकी आसपास के क्षेत्र से छोटा ना हो, बराबर हो या बड़ा हो। एक हमारे व्यूअर हैं, इन्होंने हमें ईमेल भेजा है और ये जानना चाहते हैं कि इनके घर के सामने एक मंदिर है, तो जो ये मंदिर है वो कैसा प्रभाव ला रहा है इनके घर पर? देखिए, उसी बात पर मैं भी आ रहा था, ये चर्चा मेरे बीच में हो रही थी। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये मेरे पास बहुत से रोज़ फ़ोन आते हैं, क्वेश्चंस लोग बात करते हैं कि हमारे घर के सामने मंदिर है तो हमें कैसा उसका प्रभाव होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। हमारे घर के सामने पेड़ है या बिजली का खंभा है। आमतौर पर जब मैं वास्तु विजिट पे जाता हूँ तो मैं इन बातों पर सबसे पहले उस मकान मालिक के घर में घुसने से पहले आसपास के वातावरण को मैं चेक करता हूँ कि उसके घर के सामने कोई बिजली का खंभा, टेलीफोन का खंभा, मंदिर, कब्रिस्तान, शमशान घाट, अस्पताल, सिनेमा घर, पिक्चर हॉल या कुछ भी ऐसे या अस्पताल हो, तो वहाँ पर रहने वाले को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपने पूछा मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो, भवन स्वामी को हमेशा परेशानियाँ ही पैदा करता है। इसलिए कभी भी ऐसा मकान या ऐसा प्लॉट ना खरीदें जो धार्मिक स्थल के सामने हो या किसी अस्पताल के सामने हो या किसी कब्रिस्तान या शमशान घाट के पास हो या आमने सामने हो, या आपके प्लॉट के सामने या आपके मकान के सामने बिजली का खंभा, टेलीफोन का खंभा या कोई पेड़ खड़ा हो। ऐसे कभी भी ऐसे मकान को नहीं खरीदना चाहिए। इसी में एक संदर्भ में आपको जोड़ते हुए आगे बताता हूँ कि कोई भी ऐसा मकान आप ना खरीदे जो गली के अंत में हो, अंत जहाँ गली जाके ख़त्म होती हो, ऐसा प्लॉट कभी ना खरीदें। गली का अंत जो आप कह रहे हैं वो टी पॉइंट या गली का कोना? टी पॉइंट की इस विषय में तो हम आपको आगे चर्चा, जब हमारी टी पॉइंट की आएगी उसमें हम आगे चर्चा करेंगे। अभी तो हमारा ये है कि उसके आसपास का वातावरण कैसा हो जी। उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि कभी भी आपका प्लॉट दो बड़े प्लॉटों के बीच में छोटा प्लॉट ना हो, दो बड़े मकानों के बीच में छोटा मकान ना हो, घर के सामने जो चीज़ मैंने बताई ये ना हो। इसके अलावा भी जैसे कीचड़ भरा मकान, कीचड़ का कोई तालाब हो वो ना हो,
या किसी सामने वाले मकान का कोना आपके मकान के दरवाजे पे आ रहा है, ऐसा भी मकान आपको नहीं लेना चाहिए। आजकल जैसे फ्लैट्स बनाने का जो है वो ट्रेंड चलता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें क्या होता है नीचे के जो पोर्शन है, बेसमेंट है, उसमें दुकानें निकाल दी जाती हैं, तो ऐसे में सामने की तरफ दुकानें आ जाती हैं, मकानों के सामने की सामने कोठी है, उसके सामने दुकानें आ गई, तो उस तरह की जो दुकानें हैं वो कैसा प्रभाव डाल रही हैं? देखिए, दुकानों से प्रभाव कभी नेगेटिव नहीं मिलता है। जो नेगेटिव प्रभाव के मैंने सब बात आपको बताई है, केवल उन चीज़ों से मिलती है जिस चीज़ों से मैंने आपको बताई है। किसी मकान का कोना, सामने के मकान का कोना, मतलब ऐसा कोना ना हो जो केवल आपके मकान को सामने पड़ रहा हो, वो भी उस भवन स्वामी को नुकसान देता है। यदि दो भूखंड जो हैं वो बड़े हैं, मान लीजिए 200 गज के दो बड़े प्लॉट हैं, उनके बीच में भी 200 गज का कोई प्लॉट था, लेकिन दो भाइयों के बीच में विभाजन हो गया, दुमंजिला मकान है बना हुआ और ऊपर की मंजिल कोई खरीदना चाहता है, वो 100 गज में दो मकान विभाजित हो गए, तो क्या ऐसा मकान खरीदना उचित रहेगा? देखिए, 200 गज का प्लॉट साइड में है, 200 गज का प्लॉट इस साइड में है और बीच में भी 200 गज का प्लॉट है, लेकिन वो विभाजित हो गया दो भाइयों के बीच में। उसमें भी जैसे आपने बताया, वो प्लॉट खरीदा जा सकता है, क्योंकि वो दोनों भाई जो है उनकी जो बर्थ है वो एक ही माँ से है, तो उसका जो रिपरकशंस हैं वो उतना आपको गलत प्रभाव नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि अगर उसमें आप अपना मकान इस तरीके से बनाएं कि जिसमें फर्स्ट फ्लोर भी बने और ग्राउंड फ्लोर ही बने, तो उसमें उसका बिल्कुल भी नेगेटिव प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। यानी मंजिल चढ़ाने से जो प्लॉट का छोटा साइज है उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है, वो नेगेटिव प्रभाव को कम हो जाता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आसपास का माहौल है वो भी हमारे जो वास्तुशास्त्र है उस पर प्रभाव डालता है, हमारे जो वास्तु दोष हैं वो उन पे भी प्रभाव डालता है, हमारी जो वास्तु की शुभ लाभ हैं उन पे भी, वो अपने जो मंगल कार्य हैं उन पे भी प्रभाव डालता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी मैं मेरठ में मैंने दो विजिट की थी। एक तो वैशाली कॉलोनी है हमारे मेरठ में, एक शास्त्री नगर में मैं एक विजिट पर गया था। तो जिस विजिट पर जिस मकान के गया था, तो उनके आसपास के जो दो मकान थे वो ऊंचे थे और उनका सिंगल स्टोरी मकान था। अब उन्होंने कहा कि जब से हम इस मकान में आए हैं तब से परेशानी में हैं। मैंने पूरी वास्तु विजिट देखने के बाद उनको सलाह दी कि आप इस मकान को बेच के कहीं और ले लें। इसी प्रकार शास्त्री नगर में गया तो वो भी वही स्थिति थी, उनको भी मैंने ये सलाह दी कि आप इसको बेच के दूसरी जगह ले लें। आचार्य जी, जो आज आपने आसपास के वातावरण से जुड़ी हुई वास्तु की अमूल्य जानकारी हमें जो दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, यदि आपकी भी कोई वास्तु से जुड़ी हुई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं और आचार्य जी की विज़िट कराने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।